दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन सफल होगा? यानी किसान की जो मांगे हैं उसे सरकार मान लेगी? मुझे तो नहीं लगता। इसका स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री वैसे तो बार बार देते रहे हैं, लेकिन शनिवार को 12 दिसंबर को फिक्की के कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मंशा का स्पष्ट प्रदर्शन किया है, स्पष्ट संकेत दिया है। यह एक प्रतीक है, जिस कारपोरेट संगठन के मंच से वह किसानों को संबोधित कर रहे थे, उससे उसका मतलब, उसका संकेत यही है कि वह जिसके मंच से बोल रहे थे उसी का हित करेंगे, और जिसके लिए बोल रहे थे, जिसके पक्ष में होने की, जिसके हित में होने की बात कर रहे थे, दरअसल उसका हित तो उसमें है नहीं, लेकिन उसके बहाने वह जिसके मंच से बोल रहे थे वो उसी के हित की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार की नीति और नीयत किसानों के हित में है। अगर उनकी नीति और नीयत किसानों के हित में होती तो उनको यह बात औद्योगिक संगठन के मंच से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपनी बात कहने के लिए किसानों को सीधे संबोधित करते, रेडियो से मन की बात भी नहीं करते, किसानों को सीधे संबोधित करते यदि उनकी नीति और नीयत किसानों के हित में होती तो। लेकिन चूंकि उनकी नीति और नीयत किसानों के हित में नहीं है, इसलिए जिसके हित में है वह उसी के हित से किसानों को संबोधित कर रहे थे, उन्हें भरमा रहे थे, उनसे झूठ बोल रहे थे कि उनकी नीति किसानों के हित में है। वो कह रहे थे कि एनडीए सरकार पूरी तरह किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं किसानों व ग्रामीणों को आश्वस्त करता हूं कि आपके हित सुरक्षित हैं। तो ये आश्वस्त दरअसल वह ना किसानों को कर रहे थे, ना ग्रामीणों को कर रहे थे, वह आश्वस्त कारपोरेट जगत को कर रहे थे, जिसका हित वह सुरक्षित करना चाहते हैं। किसान पिछले 18 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। इस भारी ठंड में अब तक 6 किसानों की जान भी जा चुकी है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। वो 3 कृषि कानून बना कर लाई है और उसका कहना है कि यह किसानों के हित में है, और किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरे हित में नहीं है, आप इस कानून को रद्द कर दीजिए। इसी कानून को रद्द कराने के लिए पिछले 18 दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत हैं। 5-6 बार सरकार के प्रतिनिधियों से, मंत्रियों के साथ किसान संगठन के नेताओं की बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और अब बात आर पार की हो गई है। किसान अपनी जिद पर है और सरकार अपनी जिद पर। सरकार कानून लागू करना चाहती है और किसान उस कानून को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये अजीब सी स्थिति है। ये स्थिति ऐसे ही है जैसे माँ बाप अपने किसी बच्चे को कोई कपड़ा ला कर देते हैं या खिलौना ला कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे को खिलौना पसंद नहीं होता है तो वो उसको इनकार कर देता है, कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए। लेकिन माँ बाप जिद कर लेते हैं कि नहीं, तुमको यही दिलाएंगे, तो बच्चा भी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन चूंकि माँ बाप बड़े होते हैं, उसके संरक्षक होते हैं, दबाव डालते हैं, तो बच्चा मान भी जाता है कई बार। लेकिन मानने के बावजूद वो उस खिलौने से खेलता नहीं है, एक तरीके से उसका बहिष्कार ही करता है या बाद में तोड़ फोड़ कर देता है। तो यहाँ किसान भी उस बच्चे की भूमिका में है, और सरकार जो कि किसानों की संरक्षक होने का दावा करती है वो उसकी संरक्षक तो है ही है। तो ये एक ज़बरदस्ती 3 कानून किसानों को थमा रही है और किसान उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री कारपोरेट जगत के मंच से किसानों से कह रहे हैं कि उनकी नीति उनके अनुकूल है, जबकि उसी मंच से वो कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के आने से निवेश और बढ़ेगा।
तो ये कोई भी जानकार जो इस मामले को जानता है कि निजी निवेश जहां पहुंचता है वो किससे भला होता है। दरअसल खेती जमीन पर की जाती है, जमीन किसानों की है, और निवेश जिसके पास पैसा है वो करेगा। तो जमीन किसान की है और निवेश पैसा वाला करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा करेगा वो जमीन को भी हथियाना चाहेगा, क्योंकि बिना जमीन के वो निवेश करके करेगा क्या, या वो अगर उसको खेती से लाभ नहीं होगा तो निवेश करेगा क्यों। कोई भी निवेश लाभ के लिए करेगा, और जहां भी इस तरह की आवारा पूंजी घुसती है वहाँ वह केवल लाभ कमाती है, और अपने लाभ के लिए जिस तरह से फैक्ट्रियों में तमाम तरह के नियम कायदों की अवहेलना की जाती है, ना तो श्रम कानूनों का सही ढंग से पालन होता है, न ही पर्यावरण आदि का, केवल मुनाफा कमाने के लिए, उसी तरह यहाँ पर भी इन सब चीज़ों की अनदेखी होगी। और ये आशंका गलत नहीं है कि किसानों की ज़मीन हथियाने का भी प्रयास किया जाएगा। अतीत में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बिहार के चंपारण का नील आंदोलन, और उससे पहले पश्चिम बंगाल में भी नील की खेती अंग्रेज लोग करवाते थे। वो निजी निवेश के तहत ही नील की खेती कराई गई थी पश्चिम बंगाल में। कुछ साल करने के बाद जब किसानों का शोषण होने लगा और उस शोषण की इंतहा हो गई, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया और अंततः किसानों को बात माननी पड़ी। और पश्चिम बंगाल से तो नील की खेती का जो टर्म था वो उजड़ ही गया। उसके बाद वो बिहार आ गया, बिहार के चंपारण जिले के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें होने लगी, और यहाँ पे भी किसानों का परम शोषण हुआ। और उसके बाद जो है इसका विद्रोह किया। उस समय उसके अगुवाई करते थे राजकुमार शुक्ल नाम के नेता थे, और इन्हीं के राजकुमार के आह्वान पर ही जो है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा बने आज़ादी के आंदोलन की वजह से, तो वहाँ पर आंदोलन करने गए और किसानों को घुटने टेकने पड़े। वहीं से सत्याग्रह आंदोलन निकला, और बताते हैं कि गांधी के महात्मा बनने की प्रक्रिया भी वहीं से शुरू होती है। तो अतीत की खेती, ठेके की खेती या खेती में निवेश की बात को हम 200 साल पीछे जाकर इस नील की खेती से अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके अलावा अभी भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बाज़ार उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, तो बाज़ार किसानों के लिए अभी भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बाज़ार में किसानों को मदद की ज़रूरत है। बाज़ार की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार है, बाज़ार में मदद की ज़रूरत है, और वही मदद सरकार नहीं करना चाहती है। सरकार 3 कानून बना के बाज़ार में जो पूंजी है उसके पक्ष में खड़ी हुई है, उसकी मदद करती दिखाई दे रही है, इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। बाज़ार कभी किसी कमज़ोर का भला नहीं करता। बाज़ार जो है, बाज़ार में एक तरीके से जंगल जैसा कानून लागू होता है कि मतलब जो सबल है, जो मजबूत है, वही आगे बढ़ता है, और जो कमज़ोर है वो दबा दिया जाता है या बाज़ार से हटा दिया जाता है। ये पूंजी का चरित्र है जो कि चलता है बाज़ार में, ये सभी लोग जानते हैं। तो किसान वहाँ पर नहीं टिकने वाला है, क्योंकि वो इस तरह से मजबूत नहीं है। उसके पास केवल और केवल खेती है, वो इस वहाँ पर केवल अन्न उपजाता है, उसके बाद उसको बाज़ार में बेचता है। उसकी ऐसी हैसियत नहीं है, वो 500 किलोग्राम वाला पहलवान है, और बाज़ार में उससे 100 किलोग्राम वाले पहलवान से लड़ने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे 50 किलोग्राम वाले पहलवान को हारना ही हारना है, यानी किसान को हारना ही हारना है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, बाज़ार उपलब्ध करा रहे हैं और वो किसानों के हित में है। तो कैसे हित में है ये किसान तो खैर नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है कह रहे हैं कि नहीं, हित में है, और शायद वो भी अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। और
अगर कोई इसके मायने को समझेगा तो वो इनकी बात को समझ भी नहीं पाएगा और समझना भी नहीं चाहेगा। वह साफ कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को जितना निवेश करना चाहिए था पहले वह नहीं हुआ। अब वो कानून बनाए हैं ताकि इसमें निवेश हो, तकनीक का इस्तेमाल हो और निजी निवेश भी हो, उससे किसानों की आय बढ़ेगी। भाई पूंजी का जो निवेश करेगा आय तो उसकी बढ़ेगी, किसानों की कहाँ से बढ़ जाएगी? उसकी ज़मीन कोई रबड़ तो है नहीं कि खींच के बड़ी कर दी जाएगी, या किसान जब उसमें निवेश तो पूंजी का करने जा नहीं रहा है, उसके पास पूंजी है ही नहीं तो निवेश कहाँ से करेगा? तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी? बढ़ने का सवाल ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बाज़ार मिल जाएगा तो उससे उसकी आय बढ़ जाएगी। बाज़ार में तो उसका शोषण होने वाला है, उसकी आय कैसे बढ़ जाएगी? बढ़ने का कहीं सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नए कानूनों में किए गए सुधारों से कृषि क्षेत्र में खड़ी दीवार को हटाने का काम किया गया है। कृषि क्षेत्र में आवश्यक ढांचागत सुविधाएं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, बेहतर भंडारण सुविधाएं बेहद ज़रूरी हैं और इन सब के बीच की बाधाओं को हटाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इनके बीच जो बाधाएं हैं वो क्या हैं, ये समझ से परे है। बाधाएं कोई नहीं है। सरकार अगर उसमें निवेश करे, किसानों के भले के लिए ये सब चीज़ें तैयार करे तो वहाँ पे किसानों का शोषण नहीं होगा। लेकिन निजी क्षेत्र, अगर कारपोरेट क्षेत्र इसमें निवेश करता है और ये सारी चीज़ें उसमें करेगा तो उससे किसानों का भला कहीं होता दिखता नहीं है। और जो दीवार हटाने की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो यही है कि वो सरकार किसानों की भला नहीं करेगी, किसानों की मदद नहीं करेगी और निजी क्षेत्र को इसमें ले आएगी। तो वो दरअसल किसानों के भले की बात नहीं है, वो कारपोरेट जगत के भले की बात कर रहे हैं। कारपोरेट के इस कृषि क्षेत्र में जो निवेश के लिए एक दीवार खड़ी की गई थी, सुरक्षा जो किसानों के हित में थे, उसको हटाने की बात दरअसल वह कर रहे हैं। तो इस बात को किसान अच्छी तरह से समझ गया है, इसीलिए शायद वो विरोध कर रहा है। वो कहते हैं कि इस दीवार के हटने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नया बाजार मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि बाजार में किसान टिक नहीं पाएगा। वो कहते हैं कि आधुनिक कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध होंगे, निवेश बढ़ेगा और इस सबसे लाभ अन्नदाता को होगा। इन सबसे लाभ अन्नदाता को नहीं होगा। पूंजी का नियम है, अर्थशास्त्र जो पढ़ा है सिंपल सा वो भी जानता है कि पूंजी लाभ कमाती है। अगर कृषि क्षेत्र में कोई पूंजी का निवेश करेगा तो वो लाभ कमाएगा, और उस लाभ का मतलब वैसे ही होता है जैसे नील की खेती में होता है, या जैसे भी हरियाणा पंजाब में बहुत सारे कंपनियां जो है पूंजी निवेश किए हुए हैं अपने उत्पाद के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वो किसानों से ठेके पे खेती कराती हैं और उनका शोषण करती हैं। उनको कभी भी उचित दाम नहीं मिलता है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। और यही वजह है कि अभी चूंकि ये सारे कानून नहीं थे तो किसान कभी कंपनियों की बातें मानते थे और कभी नहीं मानते थे। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा तो कंपनियां अपनी बात मनवाने के लिए किसानों से बाध्य होंगी, उनको बाध्य कर देंगी किसानों को। जब बाध्य कर देंगी तो किसानों को वही उपजाना होगा जो वो कंपनियां कहेंगी, क्योंकि कंपनियों को अपना कच्चा माल चाहिए। वो देश दुनिया में जो है इससे मुनाफा कमाने के लिए किसानों से ही कच्चा माल लेंगी और कच्चा माल के लिए वो किसानों से मनमानी करेंगी। और इस कानून में किसानों के संरक्षण की कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है सरकार ने। चारों तरफ से केवल निवेश, तकनीक और इन सब की बातें की जा रही हैं और इससे किसानों का कहीं भला होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात और इस संगठन फिक्की के संगठन में प्रधानमंत्री जी ने कही कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से जो है कुशलता और क्षमता बढ़ रही है। इसके तहत प्रौद्योगिकी को नई ऊर्जा देने का बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भारत अग्रणी बन सकता है उन क्षेत्रों को और बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। जो जितना असुरक्षित होता है, ये बात गौर करने वाली है, जो जितना असुरक्षित होता है वह अपने आसपास के लोगों को अवसर देने से डरता है, लेकिन जनता के भारी समर्थन से बनी सरकार का अपना ही विश्वास होता है। सरकार जितना निर्णायक होती है वह दूसरे के लिए उतने अवसर उपलब्ध कराती है। निर्णायक आत्मविश्वास से भरी सरकार यह नहीं चाहती है कि सारा नियंत्रण अपने पास ही रखे। पहले की सरकारों ने ऐसा ही किया। घड़ी, टेलीविज़न से लेकर डबल रोटी और केक बनाने के काम खुद किए।
इस सोच ने बड़ी दुर्गति की है। लेकिन निर्णायक सरकार दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दूसरे कौन? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपना हाथ पीछे खींच रही है, और पूर्ववर्ती सरकारों ने जो बनाया, देश के लिए जो संपत्ति खड़ी की, जनता के भले के लिए, देश के भले के लिए जो संपत्ति बनाई, अब ये मोदी सरकार उसे बेच के निजी क्षेत्र को दे रही है। तो कह रही कि ये प्रोत्साहित कर रही है। और ये किसके बल पे कर रही है? वो साफ कह रहे हैं कि जनता ने उसे बहुमत से चुना है, भारी विशाल बहुमत से। तो बहुत मजबूत सरकार है, उसे जनता ने मजबूत सरकार बनाया है, इसलिए वो बेहिचक ये फैसले ले सकती है। तो इसमें दो तरह के संदेश हैं कि किसानों के भी संदेश है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, बेशक आप हमें वोट नहीं देंगे तब भी हमारी सरकार बनेगी, और हम ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जनता है, जनता ने हमें चुना है, तो हम उस जनता के हित के लिए फैसले करेंगे। और कारपोरेट की भी कह रहे हैं कि हम मजबूत सरकार हैं, हम आपके हित के लिए कुछ करेंगे, ऐसे किसान आंदोलन हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और पूर्ववर्ती सरकारों की जो संपत्तियां किसानों के मतलब जो पूर्ववर्ती सरकारों को नीतियों की वजह से देश के लिए जो संपत्तियां बनी थी, जो निजी कंपनियां बनी थी, उनको वह निजी क्षेत्र की झोली में डाल रहे हैं, उसका भी वह साफ साफ आश्वासन दे रहे हैं। और ये सब हो किसके दम पे रहा है? जनता ने उनको इस तरह का बहुमत दिया है कि वह ऐसा कर पा रहे हैं। इससे पिछली सरकारें, जैसे कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तो वो कई दलों को मिलके बनी हुई थी, तो वो इतना निरंकुश नहीं हो पाई थी। लेकिन चूंकि ये एनडीए जो मोदी गवर्नमेंट बनी हुई है, ये इनको इतना बहुमत मिल गया है कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये निरंकुशता की निशानी है कि चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं और अपनी मन मर्जी से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसमें कहीं से भी किसानों का भला होता नहीं दिख रहा है, और ये कानून किसानों के हित में तो कहीं से भी नहीं है। और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश किसानों का भला कभी भी नहीं करने वाला है, इस बात को किसान जान गए हैं, और शायद इसीलिए जो है वह आंदोलनरत भी हैं। और इसको हरियाणा और पंजाब के किसान इसलिए भी अधिक आंदोलनरत हैं क्योंकि वह कृषि में निजी पूंजी निवेश की असलियत को भी पिछले कई सालों से जान और समझ चुके हैं, और अतीत को भी शायद वह अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए वह आंदोलन भी कर रहे हैं। अब यह और बात है कि उनके आंदोलन का क्या हश्र होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से स्पष्ट है कि वह कृषि कानून को वापस लेने वाले नहीं हैं। किसान चाहे जितने दिनों तक आंदोलन करें। इस संदर्भ में कृषि मंत्री ने भी एक इंटरव्यू में अपनी बहुत सारी बातें कही हैं, और उन्होंने चीज़ों को घुमाने के लिए किया है, बातें की हैं, जिसका लब्बो-लुआब यही है कि वह किसानों की बातों को मानने वाले नहीं हैं। वह बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि ये आंदोलन जो है बिखरा हुआ है और एक मत नहीं है, अतिवादी हैं, वामपंथी हैं, तो पता नहीं कौन कौन से इस आंदोलन में हैं। तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम जल्द समाधान निकालेंगे। कई किसान संगठन समाधान के प्रति गंभीर दिख रहे हैं, जल्द वार्ता होने के साथ समाधान निकालने की उम्मीद है, ऐसा वह कहते हैं। लेकिन आगे कहते हैं कि देखिए, सरकार ने अपनी ओर से किसान संगठनों की हर आपत्तियों का जवाब दिया है, लिखित प्रस्ताव भी भेजा, कई आपत्तियों का समाधान करने का रास्ता सुझाया, लेकिन मुश्किल यह है कि किसान संगठनों की संख्या ज़्यादा है, इस कारण उनमें आम सहमति बनने में परेशानी हो रही है। फिर कई संगठन विवाद को बढ़ाने की मंशा रखने वाले हैं, इसलिए भी जो है नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम शुरू से ही किसान संगठनों के संपर्क में थे, बातचीत हो रही थी, हम उन्हें समझा रहे थे कि ये तीनों कानून किसानों के भले के लिए है, हालांकि किसान समझ नहीं पाए। तो कहते हैं कि कुछ लोग और संगठन ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, कई संगठनों का रुख सकारात्मक है। मेरे पास देश भर के किसान संगठन से जुड़े लोगों के फ़ोन आते हैं, सभी इन कानूनों के समर्थन में आंदोलन करना चाहते हैं। हमने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा है क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि बातचीत से इस समस्या का हल निकल आएगा। यहाँ कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर जी हैं वह साफ कह रहे हैं कि उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुमत से बनी हुई है,
और हम पूरे आत्मविश्वास से फैसला लेंगे। इधर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है किसान और लोग जो है इन किसानों के विरोध में, इन कानूनों के पक्ष में जो है आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी उनको ऐसा रोके हुए हैं। अगर ये लोग नहीं, साफ सी बात है कि अगर ये लोग नहीं माने तो वो, कृषि मंत्री का इशारा साफ है कि यदि किसान इसी तरह आंदोलन करते रहे तो उनके खिलाफ भी लोग आंदोलन में उतर जाएंगे, यानी जो सरकार के समर्थन करने वाले लोग आंदोलन में उतर जाएंगे तो फिर उसका क्या हश्र होगा। ये जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो लोग आंदोलन कर रहे थे तो उनके समर्थन में जब लोगों को उतार दिया गया तो लोगों ने देखा कि दिल्ली में दंगे हो गए और उस आंदोलन का क्या हश्र हुआ। तो कृषि मंत्री का संकेत शायद इसी तरफ है। और कुछ किसान तथा कथित किसान संगठन के लोग जो है उनसे मिले भी हैं, जो कह रहे हैं कि जो है हम भी आंदोलन करेंगे, अगर सरकार इन कानूनों को रद्द कर देती है तो वो भी आंदोलन करेंगे। तो और दुनिया भर के अतिवादी, वामपंथी, नक्सलवादी, खालिस्तानी आदि आदि के जो एंगल दिए गए हैं वो अलग से ही है, विदेशी फंडिंग और वगैरह वगैरह। कुल मिला के सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वो कानूनों को रद्द करने वाली नहीं है, और किसान अगर इसी तरह जिद पे अड़े रहे तो सरकार ने भी अपने संकेत दे दिए हैं कि वो साम दाम दंड भेद अख्तियार करके इस आंदोलन को ख़त्म कर देगी, तोड़ देगी, या इतना बदनाम कर देगी कि इसके समर्थन में कोई आने वाला नहीं रहेगा। तो देखिए भविष्य में क्या होता है, सरकार की मंशा कितनी पूर्ण होती है, या वो अपने षड्यंत्र में कितना कामयाब होती है, या किसान अपने आंदोलन को कहाँ तक कामयाब बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बहुत ही रोचक आंदोलन चल रहा है और इसका धैर्य के साथ इंतज़ार किया जाना चाहिए। नमस्कार।